हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें यूनिट नंबर 14 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 14 तो हमने कंप्लीट कर लिया थ्योरी में, और आज हमें स्टार्ट करनी है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, पर्यावरणीय रसायन शास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर ध्यान से देखेंगे। पर्यावरणीय रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वातावरण पर रसायनों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी वातावरण पर केमिकल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम कहते हैं पर्यावरणीय रसायन। ठीक है, या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्षोभ मंडलीय प्रदूषण को समझाइए। बताओ समझा रखा है या नहीं समझा रखा है। क्षोभ मंडलीय प्रदूषण को आप वायु प्रदूषण भी कहते हो, और इस टॉपिक को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आपको यह मिलेगा वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, तीसरे वीडियो में हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था। तो जिस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है और जिसके नोट्स भी बना लिए हैं, उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। CO2 की अपेक्षा CO अधिक खतरनाक क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक क्यों होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे फेफड़ों में पहुंच जाएगी यदि होगी वातावरण में, और फेफड़ों के लंग्स के चारों तरफ तुरंत आ जाता है ब्लड, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा, फिर हीमोग्लोबिन क्रिया करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बनना चाहिए था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 300 गुना ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के चांस 300 गुना ज्यादा होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारा जो ब्लड है उस ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता ब्लड की कम हो जाएगी, और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तो हमें सांस की प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। देखो जरा ध्यान से देखते हैं, समझ में। वैसे मैंने वहां भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा 300 गुना अधिक स्थायी होता है। कितने गुना? 300 गुना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटा देता है। भाई रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को तो घटा ही देगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने नहीं दे रहा, अपने आप बन रहा। ठीक है, इसके बनने के टेंडेंसी भी 300 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन की कमी से सिर दर्द होगा, पहले तो सिर में दर्द होगा, दृष्टि क्षीणता, दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तंत्रिका आवेग में न्यूनता, हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो काम करना थोड़ा स्लो कर देगा, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था, हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आदि रोग हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है एट ए टाइम, उसी समय, यदि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने ना दे रही हो। जबकि CO2 की बात करें, आपको पता है, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि यदि बंद कमरे में गर्म कोयले, लाल कोयले, बिल्कुल उनकी अंगीठी रखोगे तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और ऐसा हो सकता है कि जो इस काम को कर रहे हैं उनकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, दम घुटने से। जबकि CO2 हीमोग्लोबिन से क्रिया नहीं करती है।
अब यदि हम CO2 की बात करें तो CO2 तो हीमोग्लोबिन से क्रिया ही नहीं करती, अतः यह एक कम खतरनाक प्रदूषक है। भाई है तो CO2 भी प्रदूषक, पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कम खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, पर CO2 की वजह से एक प्रदूषण होता है जिसे हम कहते हैं समताप मंडलीय प्रदूषण, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको पता है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसकी वजह से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो ज्यादा खतरनाक है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? देखो वही क्वेश्चन आ गया। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो है CO2, और फिर है मीथेन, जलवाष्प, NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। इन गैसों के नाम याद रखने हैं आपको। ये सब ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। आपको वैसे मैंने सिखा रखा है, ये बात भी पहले पता है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव की ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पर तो आ जाती है, पर पृथ्वी से, पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा वापस नहीं लौट पाती इन गैसों के कारण। इसलिए पृथ्वी का ताप कुछ बना रहता है। यदि सारी की सारी ऊष्मा वापस लौट गई ना, मान लो ये ग्रीन हाउस गैस ना होती हमारी पृथ्वी पे, जिनमें सबसे मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यदि पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में ना होती तो क्या होता? तो ऐसा होता कि सूर्य से जितनी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, अल्ट्रावायलेट रेज तो ओजोन की परत एब्जॉर्ब कर लेती है, पर जो इंफ्रारेड होती हैं अवरक्त किरणें, उनसे ही तो ऊष्मा पहुंचती है पृथ्वी तक। तो अवरक्त किरणें पृथ्वी तक पहुंचती ऊष्मा लेके, और जब सूर्य छिपता तो सारी की सारी ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती। तो हमारी पृथ्वी जो है एक बहुत ठंडा ग्रह होता, और जब बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह होता तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव ना होता। ठीक है, पृथ्वी पर फिर जीवन ना संभव होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इनका होना भी जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। पांचवें क्वेश्चन को देखो, अम्ल वर्षा मूर्तियों तथा स्मारकों को कैसे प्रभावित करती है? सबको पता है, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। यहां लिखा हुआ है वीडियो नंबर 6। देखो वीडियो नंबर 6 में हमने एसिड रेन को ही डिस्कस किया है। आपको पता है कि एसिड में होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होगा ना एसिड रेन में, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और आपका जो मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, जैसे ताजमहल है, इसमें सब में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब एसिड गिरता है तो इस तरह होती है रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन होती है। ये क्या निकला अंदर से? देखो बॉक्स के अंदर क्या है, कैल्शियम सल्फेट, यानी चमक संगमरमर की, मार्बल की चमक खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इमारतों में जहां कैल्शियम कार्बोनेट है वो खराब हो जाएगा। और बाहर क्या है, H2CO3। H2CO3 को ऐसे लिखना चाहिए, H2O प्लस CO2, ऐसे लिखना चाहिए, H2O प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने रूप में नहीं रह सकता, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो इमारत। पहले तो उसकी चमक समाप्त होगी, और यदि लगातार अम्ल वर्षा होती है तो उसका जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा, और उसकी चमक भी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं वीडियो नंबर 6 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में कहा है, धूम्र कोहरा क्या है? सामान्य धूम्र कोहरा, कोमा, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से कैसे भिन्न है? समझा रखी है ना ये बात। आपको पता है वीडियो नंबर 9 में मैंने आपको धूम्र कोहरे की पूरी डिटेल समझा रखी है, पूरी डिटेल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सातवां क्वेश्चन देखो क्या है। जिस टॉपिक को हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है उसे दोबारा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स में भी वो लिखा हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण के दौरान होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ये सारी रिएक्शन आपको वीडियो नंबर 9 में ही मिल जाएंगी। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के निर्माण की रिएक्शन सारी आपको मिल जाएंगी वीडियो नंबर 9 में। ठीक है, समझा रखी है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के दुष्परिणाम क्या हैं?
इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो नंबर 9 में मैंने इस चीज को भी डिस्कस कर रखा है और इसके नोट्स भी आपके पास हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं आपको पहले ही बताता हूं कि एक्सरसाइज के 90% से ज्यादा टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हैं, कोई एक आधा टॉपिक ही होगा जिसे हमें अब डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय में होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी हैं। वीडियो नंबर 10 में मैंने आपको ये सारी चीज समझा दी थी कि ओजोन परत का क्षय क्या होता है और उसके रिएक्शंस अभिक्रियाएं भी सारी समझा दी थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, इसके परिणाम क्या हैं। आपको पता है ओजोन परत का क्षय ही ओजोन छिद्र है, और वीडियो नंबर 10 में इस चीज को हमने डिस्कस कर रखा है कि ओजोन परत यदि नष्ट हो जाएगी, यदि उसमें छिद्र हो जाएगा तो क्या क्या नुकसान होंगे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11वें क्वेश्चन में कहा जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं समझाइए। जल प्रदूषण भी मैंने आपको वीडियो नंबर 11 में पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, इसके कारण क्या क्या हैं ये भी बता दिए थे। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन में। क्या आपने अपने क्षेत्र में जल प्रदूषण देखा है, इसे नियंत्रित करने के कौन से उपाय हैं। भाई जल प्रदूषण देखा है का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जल प्रदूषण क्या है। ठीक है, जल प्रदूषण क्या है, ठीक है, और इसके स्रोत क्या है, कैसे जल प्रदूषण होता है और नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। वीडियो नंबर 11 में ही इस सारी बात को डिस्कस करा दिया गया है आपको। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आप जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी से क्या समझते हैं, बताओ समझाया था या नहीं समझाया था, समझा दिया था ना। वीडियो नंबर 11, वीडियो नंबर 11 में इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था बीओडी को भी। जहां जल प्रदूषण है उसी में ही आपको एक नोट मिलेगा अलग कलर से लिखा हुआ। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और जिन चीज को मैं समझा रहा हूं जिन क्वेश्चंस को वे भी पहले कर लिए हैं हमने, फिर भी हम समझ रहे हैं यदि कोई छोटा मोटा पॉइंट हो। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है क्या आपने आसपास में क्या आपने आसपास में भूमि प्रदूषण को देखा है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि भूमि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है, आप इसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो बताओ मृदा प्रदूषण पढ़ाया है या नहीं, पढ़ाया है ना। मृदा प्रदूषण पूरा पढ़ा दिया है आपको वीडियो नंबर 12 में, और रोकने के उपाय भी बता दिए हैं इसके कि किस तरह नियंत्रित किया जाता है मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन में देखो क्या है। 15वें क्वेश्चन में है पीड़क नासी तथा शाक नासी से आप क्या समझते हैं। दोनों चीज मैंने पढ़ा रखी हैं, फिर भी यहां लिख दिया। पीड़क नासी कहते हैं कीटनाशी को, जो कीटों को नष्ट करने वाली दवाइयां हैं, रसायन हैं, जैसे डीडीटी, एल्ड्रीन, ठीक है, डाई एल्ड्रीन और ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये सारे क्या हैं, पीड़कनाशी कह दो या कीटनाशी कह दो, एक ही बात है। फिर है शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब घास फूस को नष्ट करने वाले, खरपतवार नष्ट करने वाले, जैसे गेहूं के खेत में दूसरे पौधे उग गए आपके, तो उन्हें नष्ट करने के लिए आप शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट और ट्राई एजीन। गेहूं के खेत में ट्राई एजीन यूज किया जाता है खरपतवार को या घास फूस को खत्म करने के लिए। ठीक है, इस चीज को मैंने हालांकि पहले भी पढ़ा रखा है आपको जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हरित रसायन से आप क्या समझते हैं। इससे पिछला टॉपिक यही तो था जो मैंने कल आपको पढ़ाया, वो हरित रसायन ही तो था, ग्रीन केमिस्ट्री। वीडियो नंबर 13 में ग्रीन केमिस्ट्री ही डिस्कस किया है। ठीक है, पता है ना आपको कि हम केमिस्ट्री से, रासायनिक विज्ञान से ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं कि जिनसे आप प्रोडक्ट तो ले लोगे, पर उन विधियों का प्रयोग करने से प्रदूषण कम से कम होगा। तो ऐसी विधियों के प्रयोग करने को ही प्रोडक्शन में, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ऐसी विधियों के प्रयोग करने को ही हम कहते हैं हरित रसायन, जिनसे वेस्ट प्रोडक्ट, प्रदूषक बहुत कम बने, अर्थात प्रदूषण कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या होता यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती।
बताओ, ये बात तो मैंने अभी समझाई आपको थोड़ी देर पहले। पृथ्वी ठंडे ग्रह में बदल जाती तथा इस पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं हो पाता। आपको पता है ग्रीन हाउस गैसें होनी जरूरी हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जब ऊष्मा पहुंचती है, उस ऊष्मा को पृथ्वी पर रोके रखना भी जरूरी है। यदि ऊष्मा पृथ्वी पर नहीं रुकेगी ना, तो पृथ्वी तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो यहाँ पानी भी अपनी अवस्था में, द्रव अवस्था में नहीं रहेगा, सारा पानी बर्फ में बदल जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा बिल्कुल भी। तो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों का होना बहुत जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा होना वो खतरनाक है। ठीक है, आपको बताया हर एक चीज एक लिमिट के अंदर ही सही रहती है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खाना हो, चाहे खेलना हो, चाहे सोना हो, चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, कोई भी काम है, एवरीथिंग शुड बी लिमिटेड। यदि लिमिट से बाहर कोई भी गया तो वो काम खतरनाक हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों का होना जरूरी है लिमिट में, जिससे पृथ्वी पर ताप बना रहे और जीवन संभव हो। और यदि जरूरत से ज्यादा होगी ग्रीन हाउस गैस, फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक झील में अचानक असंख्य मृत मछलियां तैरती हुई मिली। बहुत सारी मछलियां मर गई और ऊपर तैर रही झील में। इसमें कोई विषैला पदार्थ नहीं था, झील में कोई विषैला पदार्थ भी नहीं डाला किसी ने, परंतु बहुतायत में पादप प्लवक पाए गए, बहुत ज्यादा मात्रा में पादप प्लवक। ठीक है, ऐसे पौधे जो तैरते हों। मछलियों के मरने का कारण बताइए। अब देखो, मछलियों के मरने का कारण, फास्फेट तथा नाइट्रेट लवणों की अधिक मात्रा से जल में पादप प्लवकों की संख्या बढ़ जाती है। यदि फॉस्फेट और नाइट्रेट पानी में ज्यादा होगा तो पादप प्लवक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पानी में, चाहे वो झील हो, तालाब हो, कुछ भी हो। जो ऑक्सीजन का बहुत अधिक उपयोग करने के कारण जल में ऑक्सीजन को लगभग समाप्त कर देते हैं, और ये जब ज्यादा मात्रा में होंगे तो ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, लगभग समाप्त कर देंगे। अतः मछलियां मरने लगती हैं जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी उन्हें पानी में। भाई पानी की ऑक्सीजन को ही तो सांस लेने में इस्तेमाल करती हैं मछलियां, गिल से, गलफड़ों से, और जब पानी की ऑक्सीजन को इन्होंने खत्म कर दिया तो फिर वे सांस कहां से लेंगी। ऐसा ऑक्सीजन की जल में सांद्रता 6 ppm से कम होने पर होता है। यदि ऑक्सीजन की सांद्रता 5 या 6 ppm से कम हो जाएगी, ठीक है, तो मछलियां मरनी शुरू हो जाएंगी। और अब बच्चों के दिमाग में आता है सवाल कि सर, तो दिन में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। हाँ, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, दिन में ऑक्सीजन बनाएंगे जो हरे पेड़ पौधे हैं, एल्गी है, तो झील में एल्गी भी तो होगी ना बहुत सारी, जिसे आप कहते हो शैवाल। पर रात को तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, रात को तो उन्हें सबको ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन तो पेड़ पौधे श्वसन तो 24 घंटे करते हैं ना, प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी एल्गी जो है वो झील के ऊपर एल्गी इतनी ज्यादा होगी, शैवाल, कि अंदर धूप ही नहीं जा पा रही, और धूप नहीं जा पा रही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं हो पा रही है। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। रात को तो सबको सांस लेना है, रात को तो सबको एक जैसा ही काम करना है, सांस लेना, सबको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। घरेलू अपशिष्ट किस प्रकार खाद्य के रूप में काम आ सकते हैं। खाद्य का मतलब यहाँ उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक या रासायनिक खाद ना होगे, जैविक खाद। आप क्या करो, घरेलू अपशिष्ट में से जो जैव अपघट्य या जैव निम्नीकृत अपशिष्ट है उसे अलग कर लो, और अलग करके खुले मैदान में गड्ढों में दबा दो। ठीक है भाई, जो कूड़ा ऐसा है जो जैव अपघट्य है या जैव निम्नीकृत है, जो अपघटित हो जाता है, जैसे फलों के, सब्जियों के छिलक, ठीक है, उसे आप क्या करो, उसे आप खुले मैदान में गड्ढों में दबा दो, बड़े बड़े गड्ढों में, और कुछ दिनों बाद वो अपघटित हो जाएगा और जैविक खाद में बदल जाएगा। इस तरह घरेलू अपशिष्ट का जो भाग, दो तरह का होता है ना घरेलू अपशिष्ट, एक तो बायोडिकम्पोजेबल और एक बायो नॉन डिकम्पोजेबल। यानी एक तो ऐसा जो अपघटित हो जाएगा, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा, और एक ऐसा है जो अपघटित नहीं होगा। जो अपघटित होने वाला होता है उसे ही गड्ढों में दबाने का फायदा है। अब प्लास्टिक, कांच, इन्हें आप गड्ढों में दबाओगे कुछ होगा थोड़ा ही,
इन्हें तो रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग के लिए, पढ़ाया था ना मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। उत्तम कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं? कंपोस्ट खाद ही बनाने का तरीका बताया मैंने अभी आपको, कि जो बायोडिग्रेडेबल आपका कूड़ा करकट है उसे आप गड्ढों में दबा दो। उत्तम, उत्तम माने अच्छा कंपोस्ट खाद आप कैसे बनाओगे, चलो सीखते हैं कंपोस्ट खाद बनाना। बहुत आसान है, वैसे बता दिया मैंने आपको। कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढे उचित स्थान पर खोदे जाने चाहिए। उचित स्थान से क्या तात्पर्य है? जिससे हम दुर्गंध व मक्खियों से बच सकें। यदि आप घर के आसपास ही गड्ढे खोद दोगे तो वहां से स्मेल आएगी और मक्खियां भी बहुत आएंगी, क्योंकि उसका अपघटन होना है, उस कूड़े को सड़ना है। जैव निम्नीकृत घरेलू अपशिष्ट जैसे प्रयुक्त चाय की पत्ती, फल, ठीक है, चाय की पत्ती होगी, फल होगे, और फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट यानी फल और सब्जियों से जो वेस्ट निकलता है आदि कंपोस्ट खाद के गड्ढे में डालकर इसे रेत की परत से ढकना चाहिए। रेत की परत से इसलिए ढकना चाहिए जिससे दुर्गंध बाहर ना आए और मक्खियां अंदर ना जा सकें उसमें। कुछ दिनों बाद ये अपघटित होकर कंपोस्ट खाद में बदल जाते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, देखो कितना आसान है। अब यहाँ सवाल ये है कि सर आपने रेत का प्रयोग बताया, रेत का प्रयोग मैंने बताया कि रेत की परत मक्खियों के प्रवेश व दुर्गंध को बाहर आने से रोकती है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज में, और ये हमारी 14वें यूनिट की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी, और इसी के साथ साथ क्लास 11th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्लास 10th का। क्लास 10th के ऊपर फोकस करेंगे, और क्लास 10th को अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा, अभी कुछ दिन का। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एक बात का ध्यान रखो, जो बच्चा मेहनत और ईमानदारी से, चाहे वो क्लास 11th में हो या 12th में हो, यदि वो मेहनत और ईमानदारी से सारे टॉपिक्स को पढ़ता है तो इस बात की 100% गारंटी है कि केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और केमिस्ट्री में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओके, बाय।